तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र का जो आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो भी आपका पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगर गाइस आप क्लास 12th में हो और सोशियोलॉजी पेपर का आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के एक अग्रणी समाजशास्त्री हैं तो कौन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कि नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, और नेक्स्ट है कि सावित्री बाई फुले। इसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है अयनकली। तो यहाँ पर गाइस आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर राइट है नरसिंहाचार्य श्रीनिवास भारत के प्रथम अग्रणी समाजशास्त्री हैं। अब यहाँ पर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आगे देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि संयुक्त परिवार के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। तो आप लिखोगे कि संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं और जिससे कई तरह के फायदे और नुकसान होते हैं। गुणों में बच्चों को बेहतर देखभाल और मार्गदर्शन मिलता है। इसके बाद आप लिखोगे साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच मजबूत संबंध बनते हैं। दोषों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम हो सकती है और सदस्यों के बीच मतभेद। अब यहाँ पर गुण देख लीजिए, ठीक है। विस्तृत में थोड़े आप लिखोगे कि बच्चों की देखभाल। संयुक्त परिवार में बच्चे कई लोगों से प्यार और देखभाल प्राप्त करते हैं जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। सामाजिक समर्थन में आप लिखोगे परिवार के सदस्यों के बीच मजबूत संबंध होते हैं जो एक दूसरे को भावनात्मक और आर्थिक रूप से सहारा देते हैं। साझा जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी साझा की जाती है जिससे किसी एक सदस्य पर बोझ कम होता है। पारंपरिक मूल्यों का संरक्षण, संयुक्त परिवार में पारंपरिक मूल्यों और संस्कृति को जीवित रखने की अधिक संभावना होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि संयुक्त परिवार के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। अब दोष यहाँ पर देख लीजिए, स्वतंत्रता का अभाव, ये हम सबको पता है। तो इसमें आप लिखोगे कि संयुक्त परिवार में सदस्यों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम हो सकती है क्योंकि उन्हें परिवार के नियमों और परंपराओं का पालन करना होता है। मतभेद, संयुक्त परिवार में सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं क्योंकि सभी की राय और विचार अलग हो सकते हैं। प्रौद्योगिकी और आधुनिकता के साथ तालमेल, संयुक्त परिवार में प्रौद्योगिकी और आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हो सकती है। बढ़ती इच्छाएं बदलती जीवन शैली संयुक्त परिवार के लिए चुनौती हो जाती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनको देखिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनी की दो विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट है कि भूमंडलीय में कोई दो परिणाम लिखिए। भूमंडलीकरण में कोई दो परिणाम लिखिए। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि श्रमिक आंदोलन के दो परिणाम बताओ। श्रमिक आंदोलन के दो परिणाम क्या है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारीकरण के कोई तीन परिणाम, ठीक है। उदारीकरण के कोई तीन परिणाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि के कोई कारण बताओ या फिर जनसंख्या वृद्धि पर टिप्पणी कीजिए। इसके बाद आगे का आपका पेपर यहाँ पर देखते हैं। भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिले हैं गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है तमिलनाडु। तो यहाँ पर गाइस आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा केरल, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक कौन सा है। तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट ऑप्शन प्रजाति, नेक्स्ट है धर्म, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है परिवार। आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक कौन सा है। तो यहाँ पर गाइस जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा शिक्षा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया चलेगा उसको देख लेते हैं और बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जाति अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है कायस्थ, नेक्स्ट है साहू, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जाट और
गाइस 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है भूमिहर। तो आपको बताना है कौन सी जाति अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो साहू यानी सेकेंड नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट है कि कौन सी दशा उदारीकरण की समीपता को दर्शाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है उद्योगों का आधुनिकीकरण। नेक्स्ट है कोई भी नहीं। कोई भी नहीं जो ऑप्शन है आपका गलत ऑप्शन है। उद्योगों का आधुनिकीकरण ये ऑप्शन भी गाइस यहाँ पर आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। समाजवादी अर्थव्यवस्था भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था उदारीकरण की समीपता को दर्शाती है। फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया था वही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था। 4 नंबर पर ऑप्शन है कि लगान माफी की मांग, ये आपका गलत है ऑप्शन। ग्रामीण बेरोजगारी का विरोध, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बदुआ मजदूरी का विरोध। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर जो है यही आपका राइट है। इसी तरह से नेक्स्ट है कि जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है। तो अब यहाँ पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लिखोगे किसी जगह की आबादी में अचानक और तेजी से बढ़ोतरी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यह तब होता है जब किसी जगह पर जन्म दर तेजी से बढ़े और मौत की दर कम हो। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि जनसंख्या विस्फोट के कारण, हेडिंग आपको डालनी है। इसमें आप लिखोगे कि जन्म दर में तेजी से बढ़ना, शिशु मृत्यु दर में कमी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, मृत्यु दर में तेजी से गिरावट, देश में जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण आपने देख लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है जनसंख्या विस्फोट के परिणाम। इसमें आप लिखोगे कि देश का विकास प्रभावित होना, गरीबी का चक्रवात, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधा। इसके बाद आप लिखोगे जनसंख्या विस्फोट को कम करने के उपाय। इसमें आप लिखोगे इसमें आपको लिखना है कि परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, और नेक्स्ट यहाँ पर आपको लिखना है कि शहरीकरण को बढ़ावा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं। आप हेडिंग डालोगे प्रतिस्थापन स्तर। इसमें आपको लिखना है वह प्रजनन क्षमता का स्तर है जिस पर एक जनसंख्या बिना किसी प्रवास के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में खुद को पूरी तरह से बदल देती है। यानी जितनी जनसंख्या मरती है उतनी ही पैदा होती है। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रतिस्थापन दर क्या है। ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल आपसे पूछा गया है। तो और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग ये डाली है कुल प्रजनन दर TFR। इसमें आप लिखोगे प्रतिस्थापन स्तर का निर्धारण कुल प्रजनन दर से होता है जो कि प्रति महिला पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या है। प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चे की कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन दर की प्रजनन क्षमता कहा जाता है। अब जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्रजनन स्तर किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर गाइस पूरा लॉन्ग में दिया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर गाइस आपका उदाहरण भी देख लीजिए आप। ठीक है, आपको इसको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया उसको देखते हैं। नेक्स्ट है कि जाति को परिभाषित कीजिए। जाति क्या, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है समाजशास्त्र के पेपर में। तो जाति क्या है, आप लिखोगे एक ऐसे समाज में जहाँ लोग अलग अलग समूहों में विभाजित होते हैं, जन्म के आधार पर निर्धारित एक सामाजिक स्थिति है जो आमतौर पर अंतर्विवाही होती है और एक पेशे से जुड़ी होती है। ठीक है, अब जन्म आधारित हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि जाति जन्म से निर्धारित होती है और व्यक्ति अपनी जाति को नहीं बदल सकता। सामाजिक संरचना में आप लिखोगे जाति समाज की एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक विशेषता है जो लोगों के बीच अंतर और भेदभाव का कारण बन सकती है। अंतर्व्यय में आप लिखोगे कि जात के सदस्य आमतौर पर अपनी ही जात के लोगों से विवाह करते हैं। पेशे से जुड़ी कई जातियों को विशिष्ट पेशे से जोड़ा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चाहे। इसके बाद सामाजिक स्थिति
हेडिंग डालकर आप लिखोगे जाति सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है जिससे कुछ जातियां दूसरों से अधिक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित होती हैं। हिंदी में अर्थ हेडिंग डालकर आप लिखोगे जाति शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है जैसे कि वर्ग या प्रजाति। उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था एक जटिल और ऐतिहासिक सामाजिक संरचना है जो विभिन्न यानी अलग अलग जातियों के बीच असमानता और भेदभाव का कारण बनी है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जाति को परिभाषित कीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है प्रजाति का अर्थ बताइए। तो प्रजाति क्या है, यहाँ पर आप लिखोगे प्रजाति का अर्थ है जीवों का एक ऐसा समूह जो आपस में प्रजनन करके उपजाऊ संतान पैदा कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे और यह वर्गीकरण की मूल इकाई है। जीव विज्ञान में परिभाषा में आप लिखोगे कि प्रजाति जीवों का एक समूह है जो एक सामान्य आनुवंशिक विरासत साझा करते हैं और आपस में प्रजनन करके उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि प्रजाति का अर्थ, सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रजाति जीवों का एक ऐसा समूह जो आपस में प्रजनन करके उपजाऊ संतान को पैदा कर सकता है। यही आपको इसकी परिभाषा में लिखना है। उदाहरण में आप लिखोगे कि शेर और भेड़िया अलग प्रजातियां हैं क्योंकि वे आपस में प्रजनन नहीं कर सकती। वर्गीकरण में आप लिखोगे कि प्रजाति जीवों के वर्गीकरण और जैव विविधता की एक बुनियादी इकाई है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है संतान पैदा करने की क्षमता। इसमें आप लिखोगे दो जीवों को एक ही प्रजाति के माना जाता है यदि वे संतान पैदा कर सकते हैं और वे संतान भी प्रजनन कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा और लिखना है और संतान पैदा कर सकती है। तो प्रजाति का अर्थ क्या है उसको आपने देख लिया। इसका एग्जाम्पल आप किस तरह से फर्स्ट यहाँ पर याद कर लीजिए कि शेर और भेड़िया अलग प्रजाति है क्योंकि वे आपस में प्रजनन नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूर्वाग्रह की परिभाषा दीजिए। तो आप लिखोगे कि पूर्वाग्रह से तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु के पक्ष या विपक्ष में अतार्किक या अनुचित तरीके से निर्णय को विकृत करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि पूर्वाग्रह का मतलब है किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से कोई राय बना लेना। यह राय नकारात्मक हो सकती है और दूसरे लोगों के प्रति आपको लिखना है दूसरे लोगों के प्रति कमतर समझ का भाव पैदा कर सकते हैं। पूर्वाग्रह से भेदभाव, उत्पीड़न या हिंसा हो सकती है। इसके बाद आप लिखोगे कि पूर्वाग्रह मनोवृत्ति का एक विशेष प्रकार है। पूर्वाग्रह की वजह से हम किसी के बारे में ज्ञानपूर्ण राय नहीं बना पाते। पूर्वाग्रह की वजह से हम किसी के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। पूर्वाग्रह की वजह से हम किसी के बारे में गलत राय बना लेते हैं। पूर्वाग्रह की वजह से हम किसी के प्रति नकारात्मक रूढ़ियों को अपना लेते हैं। पूर्वाग्रह की वजह से हम किसी के प्रति भेदभाव करते हैं। पूर्वाग्रह की वजह से हम किसी के प्रति उत्पीड़न कर सकते हैं। पूर्वाग्रह की वजह से हम किसी के प्रति हिंसा करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि किसी व्यक्ति की भाषा के आधार पर उसका भेदभाव करना, किसी व्यक्ति के रंग, रूप या अन्य विशेषताओं के आधार पर भेदभाव करना। तो पूछा गया है कि पूर्वाग्रह की परिभाषा दीजिए। तो गाइस यहाँ पर आई होप क्लियर हो गया होगा कि पूर्वाग्रह क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक समाज क्या है। आप लिखोगे कि नागरिक समाज सरकार और व्यावसायिक संगठनों से अलग सामाजिक गतिविधियों का एक क्षेत्र है जो स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों द्वारा संचालित होता है जो सामाजिक कल्याण और जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। तो नागरिक समाज क्या है, इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। अब यहाँ पर गाइस आपको देखनी है कि नागरिक समाज की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो आप लिखोगे कि नागरिक समाज को सरकार और बाजार से अलग समाज के तीसरे क्षेत्र के रूप में देखा जाता है जिसमें परिवार, समुदाय और निजी क्षेत्र शामिल है। तो नागरिक समाज की परिभाषा आपको याद कर लेनी है
कि नागरिक समाज को सरकार और बाजार से अलग समाज के तीसरे क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। उदाहरण में आप लिखोगे इसमें गैर सरकारी संगठन, नागरिक संगठन, सामाजिक संगठन, सामुदायिक समूह, धर्मार्थ संगठन आदि शामिल हैं, जो सामाजिक कल्याण, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे मुद्दों पर काम करते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपका क्वेश्चन क्या है कि नागरिक समाज क्या है? तो नागरिक समाज की परिभाषा यहाँ पर आपने देख ली। नागरिक समाज इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, उसको भी यहाँ पर आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद से क्या तात्पर्य है? आप लिखोगे क्षेत्रवाद से तात्पर्य उस विचारधारा से है जिसमें व्यक्ति राष्ट्रीय पहचान की बजाय अपनी क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा देता है। अगर इसे बहुत दूर तक ले जाया जाए तो यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। भारत में क्षेत्रवाद को आमतौर पर एक नकारात्मक कारक माना जाता है क्योंकि यह राष्ट्र की एकता को नुकसान पहुंचाता है। तो क्षेत्रवाद क्या है, इसका थोड़ा इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा लॉन्ग में देखेंगे। तो पहले आपको गाइस इस तरह से लिखना है। इसके बाद आप लिखोगे कि क्षेत्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो गृह क्षेत्र को प्राथमिकता देती है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि अक्सर इसे पूरे देश से ज़्यादा महत्व देती है। इसका स्थानीय विकास और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यह राष्ट्रीय एकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी कर सकता है और कभी-कभी संघर्षों को जन्म दे सकता है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा जाता है? आप लिखोगे भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है और राज्य किसी भी धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा नहीं देता। इसके बाद आप लिखोगे धर्म और राज्य का अलग होना। इसमें आपको लिखना है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि धर्म, राज्य यानी सरकार एक दूसरे से अलग है। सभी धर्मों को समान अधिकार में आप लिखोगे कि भारत में सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता, इसमें आप लिखोगे हेडिंग डालकर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर थोड़ा लॉन्ग में ही देखेंगे। इसके बाद आप लिखोगे कि तटस्थता धर्मनिरपेक्ष। तटस्थता हेडिंग डालोगे, आपको लिखना है इसमें कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म के प्रति पक्षपात नहीं करता और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में लिखना है धर्मनिरपेक्षता नागरिकों को अपनी पसंद के अनुसार किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। उदाहरण भी यहाँ पर आपको लिख देना है। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है विनिवेश से क्या तात्पर्य है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विनिवेश से क्या तात्पर्य है? आप लिखोगे विनिवेश का मतलब है किसी कंपनी, सरकार या संगठन द्वारा अपनी संपत्ति या हिस्सेदारी को बेचना या उसका निपटान करना जिससे धन या संसाधन जुटाए जा सकें। तो विनिवेश का मतलब क्या है? पहले उसको लिखना है कि किसी कंपनी, सरकार या संगठन द्वारा अपनी संपत्ति या हिस्सेदारी को बेचना या उसका निपटान करना जिससे धन या संसाधन जुटाए जा सके। अब एक व्यवस्थित परिभाषा में आप लिखोगे विनिवेश का अर्थ किसी कंपनी, सरकार या संगठन द्वारा अपनी संपत्ति या हिस्सेदारी को बेचना, उसका निपटान करना। उद्देश्य में आप लिखोगे कि विनिवेश का मुख्य उद्देश्य धन या संसाधन जुटाना होता है जिससे ऋण कम हो सके, व्यवसाय का पुनर्गठन हो सके या परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग हो सके। उदाहरण सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचना या किसी कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी या संपत्ति को बेचना विनिवेश के उदाहरण हैं। तो विनिवेश से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर यहाँ पर आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? आप लिखोगे
कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के तत्वों को जोड़ने वाली एक आर्थिक प्रणाली है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होता है। इसके बाद आप लिखोगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवाद और समाजवाद के तत्वों को जोड़ने वाली एक आर्थिक प्रणाली है। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें थोड़ा और देख लीजिए, आप लिखोगे कि इसमें बाजार अर्थव्यवस्थाओं और नियोजित अर्थव्यवस्थाओं दोनों के तत्व होते हैं। इसमें निजी आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ बाजारों या सरकारी विनियमन का मिश्रण होता है। इसमें सरकार की मुख्य भूमिका ज़रूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा देनी होती है। इसमें सरकार अर्थव्यवस्था के कुछ खास क्षेत्रों को निर्देशित करती है। इसमें सरकार मूल्यों को नियंत्रित करती है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे और आपातकाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सामान वितरित करती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें इसके जो फायदे हैं उनको देख लीजिए, आप लिखोगे कि इसमें पूंजीवाद और समाजवाद के फायदे मिलते हैं। इसमें मुक्त बाजार और सरकारी हस्तक्षेप के फायदे मिलते हैं। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन भी इस तरह की अर्थव्यवस्था अपनाते हैं। तो थोड़ा इस तरह से भी यहाँ पर आपको लिखकर आना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के फायदे क्या क्या है, यहाँ पर आपने देख ली कि इसमें पूंजीवाद और समाजवाद के फायदे मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से गाइस अब आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हम देखेंगे। पहला प्रश्न, सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषताएं लिखिए। इसी के साथ कुछ और भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देख जाएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि नगरीकरण की 3 विशेषताएं बताइए और सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषताएं लिखिए। 2 क्वेश्चन ये आपको तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट है कि जाति तथा प्रजाति में अंतर बताओ। अन्य पिछड़े वर्ग की समस्याएं लिखिए, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इसी के साथ जाति तथा प्रजाति में क्या अंतर है, अंतर बताओ, इस क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि सुधार के 5 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, भूमि सुधार के कोई 5 उद्देश्य, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्ग की विशेषताएं बताइए। तो अन्य पिछड़े वर्ग की विशेषताएं क्या हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। और नीचे क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के कारण कौन सी नई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, लिखिए। और इसी के साथ आप क्वेश्चन तैयार करेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण थे। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के जो कारण हैं वो आपको बताने हैं। और इस क्वेश्चन को आप देख ही चुके हो, सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषताएं लिखिए। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि प्रजनन दर से क्या आशय है और प्रतिस्थापन दर क्या है, आपने देखा था। तो क्वेश्चन ये भी आपका ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रजनन दर से क्या आशय है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स।